नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आपको पढ़ाया था हिस्ट्री के बारे में, मैंने हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर को मैंने शुरुआत किया था। उसमें से मैंने 3 लेक्चर दे चुका है, जिसमें मैंने जुलाई 1830 की क्रांति तक मैंने पढ़ चुका था। तो आज हम फ्रांस में जुलाई 1830 के बाद जो फ्रांस में जो राजा आता है उसके बारे में पढ़ेंगे और अपनी तैयारी को थोड़ा बेहतर करने का प्रयास करेंगे, ताकि एग्ज़ाम में फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाए और अच्छा से लिख कर आए और अच्छा नंबर प्राप्त कर सके। तो माय डियर विद्यार्थी, तो हम चले शुरू करते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे 1800 फ्रांस में 1848 की क्रांति आज देखेंगे। और उसी प्रकार आगे बढ़ते हुए जिस प्रकार फ्रांस में राष्ट्रवाद की भावना तेजी से बढ़ती है, तो इटली और जर्मनी के क्षेत्रों में भी एकीकरण करने का प्रयास करना शुरू हो जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे कि फ्रांस में 1848 की क्रांति का क्या कारण था। तो चलिए हम शुरू करते हैं। 1848 की क्रांति की अगर बात किया जाए तो 1830 में अगर देखे थे, अब यहाँ पे समझिए 1830 में क्या होता है। 1830 की जब हम क्रांति आपको बताए थे, उसमें क्या होता है कि जो है ना 1830 की क्रांति में 1830 की क्रांति में प्लोगेनिक जो रहता है, फ्रांस के राजा रहता है, फ्रांस के प्रधानमंत्री रहता है। और 1830 में एक गृह युद्ध हो जाता है, समझ जाइए। गृह युद्ध के बाद जो है ना 1830 में एक ऐसी लहर हो जाती है, एक ऐसी लहर उत्पन्न होती है जो वहां के राजा को इंग्लैंड भागना पड़ता है और वहां से बुर्बो वंश खत्म हो जाता है। 1830 की क्रांति जब खत्म होता है तो 1848 की क्रांति पढ़ेंगे। 1848 की क्रांति अगर देखा जाए, 1848 की अगर क्रांति अगर देखा जाए तो 1848 के बाद जो होता है ना, 1848 की क्रांति में आर्लियन वंश आ जाता है। आर्लियंस वंश आ जाता है, समझ आइए। अब समझिए, जब आर्लियंस वंश बनता है 1840 में फ्रांस के राजा बनता है लुई फिलिप। और बनता है लुई फिलिप, फ्रांस के राजा बनता है और अपना प्रधानमंत्री गीजो को बनाता है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए, कह रहा है कि 1848 की फ्रांसीसी क्रांति, जिन्हें फरवरी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, फ्रांस के इतिहास में एक ऐसी महत्वपूर्ण घटना थी। यह क्रांति तत्कालीन राजा लुई फिलिप की संवैधानिक राजशाही के खिलाफ हुआ था। मतलब जब फ्रांस के राजा लुई फिलिप बनता है तो यह लुई फिलिप एक निरंकुशवादी राजा था। क्या है? एक निरंकुशवादी राजा है। निरंकुशवादी राजा है, मतलब जिसपे कोई अंकुश नहीं लगा सकता है, वैसा राजा है लुई फिलिप। और अपना प्रधानमंत्री बनाता है, भैया किसे बनाता है? गीजो को अपना प्रधानमंत्री बनाता है। गीजो को क्या बनाया? अपना प्रधानमंत्री बनाया। अब जब गीजो को प्रधानमंत्री बनाता है तो गीजो भी क्या है? एक निरंकुशवादी है। क्या है? एक निरंकुशवादी है। समझिए, घोर प्रतिक्रियावादी है। मतलब यहां अगर देखा जाए, जब आर्लियन वंश खत्म होता है, लुई फिलिप आता है आर्लियन वंश के अंतर्गत और अपना प्रधानमंत्री गीजो को बना देता है। गीजो भी एक निरंकुशवादी है, घोर प्रतिक्रियावादी है, शोषणवादी है। ये सब क्या है? शोषणवादी। अब समझिए,
कि 1848 के क्रांति के कई कारण हैं। पहला कारण अगर देखा जाए मेरे प्यारे साथियों, कारण अगर देखा जाए तो पहला कारण है सामाजिक कारण। पहला क्या कारण पढ़ेंगे? सामाजिक कारण पढ़ेंगे। दूसरा कारण देखा जाए तो राजनीतिक कारण पढ़ेंगे। दूसरा राजनीतिक कारण पढ़ेंगे। तीसरा देखा जाए आर्थिक कारण। तीसरा है आर्थिक कारण। तीसरा आर्थिक कारण पढ़ेंगे। चौथा अगर देखा जाए तो तीन कारण ही मतलब मुख्य रूप से इंपोर्टेंट है। चौथा कारण भी बहुत सारा कारण है। चौथा प्रशासनिक कारण है। प्रशासनिक कारण है। एक कारण है, समझ जाइए। मतलब ये चार कारण जो है ना, फ्रांस में 1848 की क्रांति शुरू होती है। पहला कारण सामाजिक कारण, दूसरा राजनीतिक कारण, तीसरा आर्थिक कारण, चौथा प्रशासनिक कारण। अब राजनीतिक कारण क्या कह रहा है सुनिए, कि लुई फिलिप की सरकार बहुत ही रूढ़िवादी थी। मतलब वो अपना हिसाब, वो अपना कानून लगाता था फ्रांस में, समझ जाइए। कह रहा है वह केवल धनी लोगों के हितों का प्रतिनिधित्व करती थी, मतलब धनी लोगों को चाहता था वो, समझ जाइए। आगे और कह रहा है सुनिए कि मध्यम वर्ग और श्रमिक वर्ग राजनीतिक सुधारों की मांग कर रहा था। मतलब जब लुई फिलिप के शासनकाल में वहां फ्रांस में अमीरों का रूढ़िवादी विचार जो धारा है, रूढ़िवादी विचार वर्ग के अंतर्गत जो समाज के लोग आते थे उसे फ्रांस में अधिकार दिया था, और बल्कि मध्यम वर्ग और सामाजिक वर्ग को कोई अधिकार नहीं था। और मध्यम वर्ग और सामाजिक वर्ग चाहता था कि फ्रांस में राजनीतिक व्यवस्था सुधरे और हम लोगों को भी राजनीतिक व्यवस्था में शामिल किया जाए। यह वहां के आम पब्लिक का विचार था। आर्थिक कारण क्या कह रहा है? राजनीतिक कारण हुआ। आर्थिक कारण क्या कर रहा है? 1840 के दशक में फ्रांस में आर्थिक संकट था। मतलब 1840 में फ्रांस में आर्थिक संकट बहुत बड़ा उत्पन्न हुआ था। मतलब बेरोजगारी, इसका मतलब ज्यादा हुआ रहा होगा, महंगाई ज्यादा रहा हुआ होगा, समझ जाइए। औद्योगिकरण नीति नहीं लागू हुआ होगा, समझ जाइए। गरीबी ज्यादा रहा हुआ होगा, इसमें बेरोजगारी, गरीबी बढ़ गई थी, समझ जाइए। आर्थिक कारण में आता है। तो पहला राजनीतिक कारण, दूसरा क्या है? आर्थिक कारण। तीसरा है सामाजिक कारण, समाज में बढ़ती असमानताएं। मतलब सामाजिक कारण में समाज को फूट डालो और राज करो की नीति अपनाया था। मतलब समाज में असमानताएं, मतलब सबके साथ समान अधिकार नहीं था। मतलब जो व्यापारी है, जो बिजनेसमैन है, जो अमीर है, जो संपत्ति वाले हैं, उसके साथ अलग व्यवहार करती थी सरकार, और जो मध्यम वर्ग, जो गरीब वर्ग, जो श्रमिक वर्ग थे, उसके साथ अलग व्यवहार करती थी सरकार। तो ये भी क्रांति का जो है ना कारण है, सामाजिक कारण, समझिए। अन्याय लोगों के कारण असंतोष था। क्रांति की अगर घटना अगर देखा जाए तो 22 फरवरी 1848 के पेरिस में बहुत बड़ा विद्रोह होता है, समझिए। पेरिस के थियर्स नामक स्थान पे एक बहुत बड़ा विद्रोह होता है, और वही विद्रोह क्या हो जाता है? 1848 की क्रांति में बदल जाता है। 22 फरवरी को पेरिस में विरोध हुआ। 23 फरवरी को क्या करता है, जो प्रोटेस्ट करने वाले जो लोग होते हैं और सैनिक के बीच में झड़प हो जाता है, मतलब आपस में विवाद हो जाता है। मतलब प्रदर्शनकारी और सैनिक के बीच में लड़ाई शुरू होने लगता है। और उसी प्रकार 24 फरवरी को देखा जाए तो लुई फिलिप ने सिंहासन त्याग देता है और फ्रांस के द्वितीय गणराज्य की स्थापना होता है। मतलब 23 फरवरी को जो मतलब 23 फरवरी को प्रशासन और प्रदर्शनकारी के बीच में जो विरोध होता है तो वो कंट्रोल नहीं कर पाता है प्रशासन। इससे लुई फिलिप को डर लग जाता है। लुई फिलिप गद्दी त्याग कर इंग्लैंड भाग जाता है जान बचाने के चक्कर में। और क्रांति के अगर परिणाम देखा जाए, समझ जाइए, तो 24 फरवरी कभी कहिएगा 24 फरवरी 1848 के, समझ जाइए, बहुत बड़ा विद्रोह होता है, और यही विद्रोह क्या कहलाता है? 1848 की क्रांति कहलाता है। 1848 की, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ द 1848। क्रांति के परिणाम अगर देखा जाए तो फ्रांस में वयस्क पुरुष मताधिकार की शुरुआत, मतलब
फ्रांस में जो जो नौ जो फ्रांस में है ना, पुरुषों को वोट गिराने का अधिकार दे दिया जाता है। दूसरा, दास्ता को समाप्त कर दिया जाता है। जो दास्ता था, जो गुलामी व्यवस्था था, समझ जाइए, उसको क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। तीसरा, कार्यकारी शक्ति का राष्ट्रपति दी, मतलब जितने भी कार्य करने की जो शक्ति है सबको राष्ट्रपति के हाथ में सौंप दिया जाता है। चौथा, हालांकि यह गणराज्य अल्पकालीन था, मतलब यह छोटे ही समय के लिए था, लेकिन 1852 में लुई नेपोलियन बोनापार्ट ने एक तख्ता पलट की और खुद को सम्राट घोषित कर लेता है। कब? 1852 में। और ऐसे ही घटना को हम क्या कहते हैं, इसी घटना को हम क्या कहेंगे, जुलाई 1848 की क्रांति कहेंगे। जुलाई 1848 की क्रांति कहेंगे। इतना तो समझ में आ जा गया। आगे अगर देखा जाए तो अब पढ़ेंगे इटली का एकीकरण। अब देखिए, जब फ्रांस में, मेरे प्यारे साथियों, फ्रांस में जब 1848 की क्रांति आता है तो इसका प्रभाव वैश्विक स्तर पे होता है। प्रभाव अगर देखा जाए तो वैश्विक स्तर पे इसका प्रभाव होता है। वैश्विक स्तर की अगर बात किया जाए, वैश्विक स्तर की अगर बात किया जाए तो पहला प्रभाव पड़ता है इटली पे, इटली में पड़ेगा। दूसरा पड़ेगा जर्मनी पे पड़ेगा, जर्मनी पे पड़ेगा। तीसरा हंगरी पे पड़ेगा, हंगरी पे पड़ेगा। चौथा पोलैंड पे पड़ेगा, पोलैंड पर पड़ेगा। पांचवा अगर देखा जाए तो बोहेमिया, 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 बोलेमिया नहीं, बोहेमिया। छठा अगर देखा जाए तो यूनान पर पड़ेगा, यूनान पर पड़ेगा। और सातवां देखा जाए तो समझिए प्रासा पे पड़ेगा। ये जितना भी कंट्री है यूरोपियन कंट्री है। और फ्रांस के क्रांति में इन सभी कंट्रियों पर क्या पड़ता है भैया, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और फ्रांस के कारण ही इन सभी देशों में राष्ट्रवाद की भावना काफी तेजी से उभर जाती है, जिसके कारण सब देश अपना अपना देश को एकीकरण के लिए, अपना अपना देश को बचाने के लिए, अपना अपना देश को विकास करने के लिए, समझ जाइए, योगदान देना शुरू करता है। उसी में से एक देश है इटली। इटली की अगर बात किया जाए तो उस समय समझ जाइए 1850 के आसपास इटली को टुकड़ों में, इटली विभिन्न टुकड़ों में बटा हुआ था। इटली को कई क्षेत्रों में वहां के राजा प्रशासन द्वारा, नेताओं द्वारा इटली के कई क्षेत्रों में बांट दिया गया था। इटली बिखरा हुआ था, जिसके कारण इटली को विकास करने में लंबा समय लगता था। इटली को समझने में लंबा, इटली के भौगोलिक स्थिति ही नहीं पता चलता था कि इटली का क्षेत्र कहां से कहां तक पड़ता है। अगर हाल में, अगर वर्ल्ड मैप में अगर थोड़ा देखा जाए, इटली का अगर देखा जाए, इटली का अगर मैप लाया जाए, इटली अगर लाया जाए, अब देखिए इटली का एकीकरण जो है ना बहुत अच्छा तरीका से कर दिया है। ये देखिए, ये क्या है, इटली है, सुन लीजिए, ये इटली है, देख लीजिए आप, ये इटली है। और इटली के जो है ना, ये जो जितने क्षेत्र है, इटली की सबसे पहले अगर राजधानी की अगर बात किया जाए, इटली की राजधानी की अगर बात किया जाए तो इटली की राजधानी रोम है। इटली की मुद्रा की अगर बात किया जाए, करेंसी की बात किया जाए तो इटली की मुद्रा का नाम है लीरा, लीरा है, लीला नहीं, लीरा है, लीरा, हाँ सही सुने, लीरा है। और जो इटली का जो भाग है, समझ आई, ये जितना भी भाग है, ये सब जितना भी भाग था, ये सब जितना भी भाग है, यहाँ के जितना भी, यहाँ के रोम भी, साडिया पिरवाउंट भी, ये जितने भी भाग था, ये वाला भाग सब, ये वाला भाग सब बिखरा हुआ था। और इटली के भौगोलिक दिशा जो है ना, इटली को खुद नहीं मालूम था कि मेरा भौगोलिक स्थिति कहां से कहां तक है। तो इटली को एकीकरण करने के लिए इटली में कई वीर योद्धा जन्म लेता है और इटली का एकीकरण करने का प्रयास करता है। उसी में से एक व्यक्ति का नाम है मेजनी। तो मेजनी के बारे में पढ़ेंगे कि इटली का एकीकरण करने का कैसे प्रयास करता है मेजनी, और मेजनी कौन था, चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। चलिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ये कैसे उड़ेगा दोस्त?
चलिए, अब समझिए, इटली के एकीकरण की अगर बात किया जाए तो इटली का एकीकरण 19वीं शताब्दी में होता है। कितवीं शताब्दी में? 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी का मतलब होता है 1800 से लेके 1900 के बीच में होता है। अब 19वीं शताब्दी का मतलब ये नहीं कहिएगा कि 1900 से लेके 2000 के बीच में, गलती हो जाएगा भैया। मतलब शताब्दी मतलब 100 साल पीछे चलता है, मतलब हम 21वीं शताब्दी में, मतलब हम 2000 के आसपास में चल रहे हैं। हम जब 22वीं शताब्दी में जाएंगे तो 21,001 से शुरू होगा, 21,002 से शुरू होगा, 21,003 से शुरू होगा। तब 19वीं शताब्दी मतलब 1800 से लेके 1900 के बीच में हम यह काल के बारे में पढ़ेंगे। करा कि जिसमें कई स्वतंत्र इतालवी राज्य को मिलाकर एक संयुक्त इटली बनाया गया था। इस प्रकार को रिसजेंट्रो भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है पुनः स्थान होता है। एकीकरण के कारण देखा जाए तो पहला कारण है इटली में राष्ट्रवाद की भावना जागना। पहला कारण अगर देखा जाए मेरे प्यारे साथियों, अगर पहला कारण अगर देखा जाए, पहला कारण अगर देखा जाए तो पहला कारण अगर देखा जाए तो इटली का एकीकरण का कारण देखा जाए, इटली के एकीकरण का कारण देखा जाए तो पहला कारण अगर देखेंगे राष्ट्रवाद की भावना, राष्ट्रवाद की भावना, राष्ट्रवाद की भावना देखेंगे। दूसरा कारण अगर देखा जाए तो राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक कारण पढ़ेंगे, राजनीतिक कारण। तीसरा कारण देखा जाए तो तीसरा कारण है आर्थिक कारण, आर्थिक कारण पढ़ेंगे। चौथा कारण अगर देखा जाए, चौथा कारण अगर देखा जाए तो इटली के एकीकरण का कई कारण है। पहला कारण राष्ट्रवाद की भावना, दूसरा है एकीकरण राजनीतिक कारण, तीसरा है आर्थिक कारण, चौथा है सामाजिक कारण, सामाजिक कारण, और पांचवा है भौगोलिक कारण, भौगोलिक कारण, भौगोलिक कारण, और छठा है फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति। अब समझ जाइए, 1 2 3 4 5, मैंने 5 कारण लिखा है इटली के एकीकरण के कारण बन जाता है। राष्ट्रवाद की भावना अगर देखा जाए तो सबसे पहले राष्ट्रवाद की भावना आएगा। तो राष्ट्रवाद होता क्या है तो कहिएगा, राष्ट्रवाद एक विचारधारा है जो किसी भौगोलिक परिवेश में रहने वाले लोगों के अंदर एकता का वाहक बनाती है, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। मतलब इटली के लोग अपने देश को विकास करने के लिए, इटली के लोग अपने देश से प्यार करने लगता है, और देश से जब प्यार होगा तो समझिए देश के लिए मर मिटने लगेगा। तो इटली में राष्ट्रवाद की भावना जागना पहला कारण होगा भैया। राष्ट्र मतलब राष्ट्र के लिए जान देने के लिए तैयार हो गया इटली में। दूसरा कारण राजनीतिक कारण, क्योंकि इटली में राजनीति का बहुत शोषण होता था, वहां के नेताओं को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता था, समझ जाइए। चौथा है आर्थिक कारण, इटली का उस समय जो है ना 19वीं शताब्दी के समय इटली का आर्थिक व्यवस्था बहुत ही गड़बड़ था, आर्थिक व्यवस्था बहुत ही गड़बड़ था, क्योंकि वहां महंगाई बेरोजगारी काफी तेजी से बढ़ी हुई थी। सामाजिक कारण अगर देखा जाए तो इटली के समाज में असमानताएं था, असमानताएं था, वहां अलग अलग धर्म बसता था। कुछ इटली के क्षेत्रों में यहूदी धर्म है, कुछ इटली के क्षेत्रों में प्रोटेस्टेंट धर्म है, कुछ इटली के क्षेत्रों में जो है ना समझ जाइए इस्लाम धर्म बसता है। तो इटली के क्षेत्रों में कई धर्म बसता था, जिसके कारण इटली के समाज में असमानताएं ज्यादा थी, सामाजिक विभाजन ज्यादा होता था इटली के क्षेत्रों में। भौगोलिक कारण, यही तो इटली को कई भागों में इटली कई भागों में बांटा हुआ था, कई भागों में बांटा हुआ था, समझ जाइए इटली बांटा हुआ था। और फ्रांस के क्रांति के कारण ही इटली में राष्ट्रवाद की भावना जगता है। अगर फ्रांस के क्रांति फ्रांस में नहीं होती तो आज हमारा जो इंडिया है ना वो भी आजाद नहीं होता, समझ जाइए।
ये सब फ्रांस के क्रांति का ही देन है, क्योंकि फ्रांस की जब क्रांति शुरू होती है तो उसी में स्वाधीनता एवं स्वतंत्रता आता है, और इसी स्वतंत्रता से लोगों को अधिकार मिलने लगता है मेरे प्यारे साथियों। तो एक तरह समझ जाइए, इटली का एकीकरण अगर देखा जाए तो इटली का एकीकरण 3 चरणों में होता है। इटली का एकीकरण अगर देखा जाए तो इटली का एकीकरण 3 चरणों में होता है मेरे प्यारे साथियों। पहला चरण कह रहा है, चलिए अगला पेज ले लेते हैं। इटली का एकीकरण 3 चरणों में होता है। पहला अगर देखा जाए, पहला मेजनी द्वारा, दूसरा गैरीबाल्डी, अब गैरीबाल्टी मत कह दीजिएगा, गैरीबाल्डी होता है, गैरीबाल्डी। तीसरा काउंट काबूर और विक्टर इमैनुएल, ये जो है ना, ये 3 चरणों में इटली का एकीकरण पूरा होता है। पहला है मेजनी द्वारा भैया, दूसरा गैरीबाल्डी द्वारा, और तीसरा काउंट काबूर द्वारा। तो क्वेश्चन पूछेगा कि इटली का एकीकरण कितने चरणों में? 3 चरणों में मेरे प्यारे साथियों। पहला मेजनी द्वारा, दूसरा गैरीबाल्डी, तीसरा काउंट काबूर और विक्टर इमैनुएल द्वारा इटली का एकीकरण होता है। अब समझेंगे कि इटली का एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान है, गैरीबाल्डी का क्या योगदान है, और काउंट काबूर और विक्टर इमैनुएल का क्या योगदान है। तो चलिए समझते हैं थोड़ा। अब देखिए थोड़ा, ये है भैया मेजनी। अब देखिए ये मेजनी है, मेजनी सिर पर के बाल उड़ा हुआ है, समझ जाइए, और ऐसा काम करता है ना कि इटली का पिता कहलाता है। अभी भी काम ऐसा करो कि नाम बन जाए, समझ जाओ, ऐसा काम करो कि नाम पूरा, मतलब इतिहास में आपका जो है ना नाम अमर रह जाए। तो ऐसा उसी में से एक व्यक्ति है जिसका नाम है मेजनी। इटली के एकीकरण में मेजनी की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण थी। इस प्रकार के प्रमुख विचारक और उत्प्रेरक थे। मतलब मेजनी एक सेना थे, और मेजनी क्या थे? एक सेना थे, और सेना के साथ साथ राजनीति भी थे, राजनीति भी करता था, कूटनीतिज्ञ था ये। मतलब कह रहा है कि मेजनी की भूमिका अगर देखा जाए तो वैचारिक प्रेरणा, मेजनी ने इतालवी राष्ट्रवाद के विचारों को बढ़ावा दिया और लोगों को एकजुटता होने के लिए प्रेरित किया। मतलब लोगों को राष्ट्रवाद की भावना को, इटली में राष्ट्रवाद की भावना को जगाने का प्रयास किया मेजनी। इटली के लोगों को समझाया कि किस प्रकार हमारे देश पे शोषण किया जा रहा है, किस प्रकार हमारे देश को अलग अलग टुकड़ों में बांटा जा रहा है। यह जो न प्रभाव, यह जो प्रेरित कौन करता है? मेजनी करता है। इटली को उन्होंने यंग इटली 1831 में यंग इटली बनाता है। मतलब इटली की युवाओं का साथ लेने के लिए, इटली के युवाओं का समर्थन करने के लिए, इटली के युवाओं का समर्थन पाने के लिए, इटली का युवा का साथ लेने के लिए 1871 में एक संस्था बनाता है। इसका नाम है यंग इटली। कथी नाम है? यंग इटली नाम है, जो 1800 कितने में होता है भैया? 1831 में गठन होता है। 1831 में गठन होता है। इसका उद्देश्य है कि इटली को स्वतंत्र, संयुक्त और गणतंत्र राष्ट्र बनाना। मतलब यंग इटली के माध्यम से, युवाओं का समर्थन के माध्यम से मेजनी चाहता था कि मेजनी इटली को क्या करना है? पहला स्वतंत्र करना है, इटली में गणतंत्र लागू करना है, तीसरा अगर देखा जाए, तीसरा इटली को संयुक्त बनाना है। इटली के जितना भी बिखरा हुआ क्षेत्र सबको एक साथ मिला लेना है, संयुक्त करना है। किस संगठन के नाम से? 1834 में। जब 1831 में पूरे इटली को अपना ओर जो है ना आकर्षित कर लेता है मेजनी, और
पूरे यूरोप में मेजनी का नाम जो है ना एकदम काफी तेजी से ट्रेंडिंग में आता है, वायरल हो जाता है, समझ जाइए। कौन वायरल होगा? मेजनी वायरल होगा। जब ये वायरल होगा तो एक और घटना कर देगा मेजनी। 1834 में 1834 में अब क्या करता है, यूरोप के लोगों को प्रभावित करने के लिए इन्होंने यंग यूरोप बना देता है। क्या बना देता है? यंग यूरोप बनाता है। यंग यूरोप संस्था बनाता है और यूरोप वासियों को संदेश देता है कि यूरोप को आजाद करो, यूरोप में स्वतंत्रता लाओ, यूरोप को समझ जाए गणतंत्र लाओ, यूरोप को संयुक्त करो। किसका संदेश है भैया? यह मेजनी का संदेश है। कब संदेश दिया? 1834 में। किस संस्था के माध्यम से? मतलब यंग यूरोप नामक संस्था के माध्यम से। क्वेश्चन पूछेगा यंग इटली के संस्थापक कौन है भैया? तो मेजनी। क्वेश्चन पूछेगा यंग इटली की स्थापना कब हुआ था? 1831 में। क्वेश्चन पूछेगा यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था? मेजनी किया था। क्वेश्चन पूछेगा यंग इटली का स्थापना कब हुआ था? 1834 में। यहां से कई क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए यहां से क्वेश्चन बनाते हैं आपके लिए हम। चलिए आपके लिए क्वेश्चन बनाते हैं हम। क्वेश्चन कह रहा है, आपका क्वेश्चन कह रहा है, चलिए ये इसको देखिए फिगर में कितना स्मार्ट लग रहा है, बुढ़ा भी है तभी स्मार्ट लग रहा है। समझ जाइए, समझ जाइए। कह रहा है, अब समझिए यहां पे पहला क्वेश्चन पूछेगा यंग इटली का स्थापना कौन किया? स्थापना कौन किया? तो क्वेश्चन पूछेगा तो कहिएगा मेजनी। कथी कहिएगा? मेजनी। क्वेश्चन पूछेगा आपसे यंग इटली का स्थापना कब हुआ? 1831 में। क्वेश्चन पूछेगा आपसे यंग यूरोप का स्थापना किसने किया? स्थापना किसने किया? कथी कहिएगा? मेजनी अंकल। कथी कहिएगा? मेजनी अंकल करेगा। उसी प्रकार क्वेश्चन पूछेगा यंग यूरोप का स्थापना कब हुआ? तो कथी कहिएगा? 1834 में हुआ। ए है मेजनी, इसीलिए मेजनी को इटली का तलवार कहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि इटली का तलवार किसे कहते हैं? तो मेजनी को कहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि इटली में राष्ट्रवाद को फैलाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो मेजनी था। क्वेश्चन पूछेगा इटली का पिता किसे कहते हैं? मेजनी कहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा इटली का सेना नायक कौन है? मेजनी है। तो इससे कई क्वेश्चन बनता है। चलिए थोड़ा हम अगला पेज लेते हैं और मेजनी के बारे में थोड़ा और डीप में समझते हैं। क्वेश्चन पूछेगा मेजनी का जन्म की अगर बात किया जाए तो इनका जन्म होता है 1806 में। कभी कहिएगा 1806 में इनका जन्म होता है। मेजनी किस देश के लिए काम किया? तो कहिएगा इटली के लिए। किसके लिए काम किया? इटली के लिए। समझ जाइए। ये इटली का तलवार, क्वेश्चन पूछेगा इटली का तलवार किसे कहते हैं? तो कथी कहिएगा? मेजनी को कहते हैं। किसे कहते हैं? मेजनी को कहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि इटली का पिता किसे कहते हैं? इटली का अगर पिता देखा जाए तो इटली का पिता भी किसे कहेंगे? मेजनी को कहेंगे। क्वेश्चन पूछेगा इटली का सेना नायक क्वेश्चन पूछेगा इटली का सेना नायक पूछेगा तो कथी कहिएगा? मेजनी कहिएगा। क्वेश्चन पूछेगा इटली में यंग इटली किसने बनाया? किसने बनाया? तो कहिएगा मेजनी ने बनाया। कब बनाया भैया? तो 1831 में बनाया। क्वेश्चन पूछेगा यंग यूरोप किसने बनाया? तो कहिएगा मेजनी ने भैया बनाया। कब बनाया? 1834 में बनाया। ये संस्था सब मेजनी ने क्या किया है? समझ जाइए। इटली के विकास के लिए, इटली को स्वतंत्रता करने के, इटली को आजादी दिलाने के लिए काम किया। तो क्वेश्चन पूछेगा मेजनी का जन्म 1806 में कहा? इटली में। इटली का तलवार, समझ जाइए। मेजनी। इटली का पिता किसे कहते? इटली का पिता मेजनी को कहते हैं। इटली का सेना नायक, समझ जाइए, मेजनी को कहते हैं। यंग इटली का स्थापना मेजनी करता है। कब? 1831 में करता है। यंग यूरोप का स्थापना कौन करता है? मेजनी करता है। कब? 1834 में करता है।
उसी प्रकार अगर देखा जाए, अब देखिए मेजनी के कुछ और बात है। देखिए चलिए थोड़ा इधर देख लेते हैं। ये है मेजनी। मेजनी के बारे में मुख्य बात, मेजनी का जन्म 1806 में नहीं 1805 में हुआ था। मेजनी का जन्म 22 जून 1805 के जेनोवा शहर में, कौन शहर में है, जेनोवा शहर में हुआ था मेजनी का जन्म। इसका विचारधारा इतावली राष्ट्रवाद, मतलब वो राष्ट्रवाद में ज्यादा विचार, राष्ट्रवाद इसका जो आइडियोलॉजी था वो सिविलाइजेशन था, समझ जाइए। आगे है गणतंत्रवाद और लोकतंत्र, मतलब इसका जो विचारधारा था कि लोगों में राष्ट्रवाद की भावना होना चाहिए, गणतंत्रवाद की भावना होना चाहिए और लोकतंत्रवाद की भावना होना चाहिए। योगदान की बात किया जाए तो यंग इटली बनाता है, नाम है एक गुप्त क्रांतिकारी समाज की स्थापना करता है जिसका उद्देश्य है कि स्वतंत्र करना है, सैनिक करना है और गणतंत्र राष्ट्र बनाना है इटली को। अगर देखा है उन्होंने अपने लेखन और भाषणों में माध्यम से इतावली लोगों को देशभक्ति की भावना दी, मतलब राष्ट्रवाद की भावना जगाई, राष्ट्रवाद की भावना जगाई। उन्होंने कई क्रांति और विरोधियों ने भाग लिया और 10 मार्च 1872 में समझ जाइए पीसा नामक शहर में इसका क्या हो जाता है, टाटा बाय बाय हो जाता है, टाटा बाय बाय हो जाता है 10 मार्च 1872। हैप्पी बर्थडे की अगर बात किया जाए तो 1805 में, हैप्पी बर्थडे की अगर बात किया जाए तो कभी कहिएगा 22 जून को, 22 जून 1800 कितने में 22 में इसका जन्म होता है। आगे अगर देखा जाए कि मेजनी का मानना था कि इटली के लोगों को एकजुट करना है, मतलब इटली के लोगों को क्या करना है, इटली के लोगों में एकता की भावना जगाना है और अपने देशों को विदेशी शासन से मुक्त कराना है। मतलब इटली पर किसका शासन था, ऑस्ट्रिया का शासन था। किसका शासन था, ऑस्ट्रिया का शासन था, समझ जाइए। इधर फ्रांस का शासक था जो बुर्बो वंश था, उस सब का शासन इटली पे था, करना चाहिए और एक स्वतंत्र राष्ट्र, लोकतांत्रिक गणराज्य और संयुक्त राष्ट्र बनाना चाहिए इटली को। यह किसका विचारधारा था, किसका विचारधारा था, यह मेजनी का विचारधारा था। आगे अगर देखा जाए तो यही बताया है कि इटली में जन जागरूक करता है, कौन, मेजनी करता है। मेजनी ने अपने लेखन और भाषण के माध्यम से लोगों में देशभक्ति की भावना जगाई। उन्होंने इटली के लोगों को एक महसूस कराया कि वो एक राष्ट्र की ओर अपने देश के विदेशी शासन से मुक्त कराना है, मतलब जो विदेशी शासन कर रहा है, जो इटली को उपनिवेश बना चुका है, उसको मुक्त कराना है। क्रांतिकारी का प्रयास किया है मेजनी ने कई क्रांतिकारी और विरोधियों में भाग लिया, हालांकि उनमें से एक असफल रहा है। इन प्रयासों ने इटली के एकीकरण के लिए मार्ग प्रशस्त किया और लोगों में संघर्ष के लिए तैयार कर दिया। मतलब इटली को स्वतंत्र बनाने के लिए, इटली को विदेशी शासन से मुक्त करने के लिए लोगों को समझ जाइए विरोध के प्रति तैयार कर दिया है। कौन, नैतिक अधिकार की अगर देखा जाए तो इटली मेजनी का नैतिक अधिकार क्या कहता है कि मेजनी के विचार और कार्यों ने इटली के एकीकरण के आंदोलन को एक नैतिक आधार दिया। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि इटली के लोगों में स्वतंत्रता और एकता का अधिकार है। हालांकि मेजनी को इटली के एकीकरण का पूरा श्रेय नहीं दिया जा सकता है, लेकिन इनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण थी। इन्होंने लोगों को प्रेरित किया और जागरूकता फैलाई और आंदोलन को एक नैतिक दिशा दी। उनके विचार के काबुल और गरीबाली जैसे नेताओं को प्रभावित किया। उन्होंने एकीकरण की प्रक्रिया को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मतलब इटली का एकीकरण मेजनी द्वारा असफल हो जाता है, इटली का एकीकरण पूरा नहीं कर पाता। तो इटली के एकीकरण के पूरा करने के लिए अगला व्यक्ति आएगा, कौन आएगा, गैरीबाल्डी आएगा। अब देखिए गैरीबाल्डी है, गैरीबाल्डी आपको हम पहले बता चुके हैं, इटली का एकीकरण 3 चरणों में होता है। पहला मेजनी, दूसरा का गैरीबाल्डी और तीसरा का काउंट काबुल और विक्टर इमैनुअल। तो मेजनी के बारे में पढ़ लिए, आगे पढ़ेंगे गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी का जन्म 4 जुलाई 1807 को नीस नामक शहर में हुआ था, जो एक समय फ्रांसीसी साम्राज्य का हिस्सा था। मतलब उस समय फ्रांस का हिस्सा था नीस नामक शहर। आगे अगर देखा जाए, आगे कह रहा है कि युवा अवस्था की बात किया जाता है। युवा अवस्था में वो नाविक थे, क्या थे वे, तो क्वेश्चन पूछेगा गैरीबाल्डी पेशों से क्या था। क्वेश्चन पूछता है गैरीबाल्डी पेशा से क्या था। गैरीबाल्डी पेशा मतलब गैरीबाल्डी का प्रोफेशनल कार्य क्या था, तो कहिएगा नाविक था। क्या था, एक नाविक था, मतलब सेना में एक अधिकारी था, सेना के एक अधिकारी था जो दुनिया भर में यात्रा की और इस दौरान उन्होंने राजनीतिक विचारों को अपनाया और इटली को एकजुट करने के लिए प्रेरित किया। कौन भैया, गैरीबाल्डी किया। ए भाई इसको बनाना थोड़ा। सैनिक करियर की शुरुआत की अगर बात किया जाए
1830 के दशक में गैरीबाल्डी ने इटली के राष्ट्रवादी आंदोलन में भाग लिया और कई विद्रोह में शामिल हुआ। सैनिक विद्रोह कब से शुरू करता है? 1830 में। 1830 में इटली के ही क्षेत्रों में करता है, समझ जाइए। दक्षिण अमेरिका में निर्वासन की अगर बात किया जाए तो 1849 में रोम में फ्रांसीसी सेना के खिलाफ विद्रोह में भाग लेने के बाद वे दक्षिण अमेरिका में निर्वासन में चले गए और वहां उन्होंने ब्राजील और उरुग्वे, समझ जाइए, ब्राजील की और उरुग्वे में सैन्य अभियानों में भाग लिया और सैन्य जो कार्यक्रम है उससे प्रेरित होकर, उससे जागरूक हो, उससे सीख कर इटली के क्षेत्रों में आता है और सेना के बल पे इटली कार्यक्रम करना चाहता है। इटली में वापसी 1849 में गया, 10 साल वहां रहा, 1859 में आ गया। गैरीबाल्डी इटली लौटे और सार्डिया के राजा विक्टर इमैनुएल, उस समय सार्डिया पिरवाउन के राजा कौन था? विक्टर इमैनुएल की सेना में शामिल हो गया। कौन भैया? गैरीबाल्डी शामिल हो गया। आगे कह रहा है कि हजारों की सेना का अभियान 1860 में गैरीबाल्डी ने हजारों की सेना नामक संगठन बनाया, मतलब हजारों की सेना नामक संगठन बनाया, स्वयं सेवकों का एक दल बनाया और सिसिली और नेपल्स पर सफलतापूर्वक क्या किया? आक्रमण करके जीत लिया। गैरीबाल्डी ने सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण करता है और जीत लेता है और इटली के क्षेत्रों में मिला देता है, समझ जाइए। इटली का आक्रमण गैरीबाल्डी ने सिसिली और नेपल्स को सार्डिया के राजा विक्टर इमैनुएल को सौंप देता है। उन्होंने इटली के आक्रमण का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। मतलब इटली के जो क्षेत्र है सार्डिया पिरवाउन के जो हिस्सा था, इटली का जो हिस्सा था, कौन? एक नेपल्स है और एक सिसिली है, दोनों इटली का हिस्सा था लेकिन किसी और के उपनिवेश में था, और दोनों पे आक्रमण करता है गैरीबाल्डी और उस हिस्सा को जीत लेता है और सार्डिया पिरवाउन के राजा को सौंप देता है विक्टर इमैनुएल को। 1800 इसके बाद का जीवन, और 1882 में समझ जाइए गैरीबाल्डी ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष क्रैब द्वीप पर बिताए और 2 जून 1862 को समझ उनकी मृत्यु 1882 को उसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है? मतलब गैरीबाल्डी की। मतलब 1862 में मृत्यु होती है, 1882 नहीं होगा, 1862 में इसकी मृत्यु हो जाती है। मतलब गैरीबाल्डी से भी इटली का आक्रमण सफल नहीं हो पाता है, पूरा नहीं हो पाता। गैरीबाल्डी का जीवन बहुत रोमांचक और देशभक्ति से भरा हुआ, तो उन्होंने इटली के आक्रमण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया और इटली का आक्रमण करने का प्रयास किया। मतलब अब गैरीबाल्डी भी जो है ना इटली का आक्रमण पूरा नहीं कर पाया, तब करेगा कौन? दूसरा चरण में ये था। अब तीसरा चरण में आएगा विक्टर इमैनुएल और काउंट कावूर और विक्टर इमैनुएल, समझ आए, दोनों ने इटली के आक्रमण में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मतलब ये दोनों मिलकर इटली का आक्रमण पूरा किया है। काउंट कावूर का योगदान देखा जाए, यो सार्डिया पिरवाउन के प्रधानमंत्री थे। सार्डिया पिरवाउन के प्रधानमंत्री कौन थे? काउंट कावूर थे। उन्होंने इटली के आक्रमण के लिए राजनीतिक और कूटनीतिक रणनीति बनाई। उन्होंने फ्रांस और अन्य यूरोपियन शक्तियों के साथ गठबंधन करके ऑस्ट्रिया को हराया, जिसने इटली के आक्रमण में बाधा डाल दी थी। तो क्वेश्चन पूछेगा इटली के आक्रमण में सबसे बड़ी बाधाएं कौन थी? तो कहिएगा ऑस्ट्रिया। कौन थे? ऑस्ट्रिया। कौन था? ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रिया ये नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी का आक्रमण हो सके। काबूल ने समझदारी से कूटनीति का इस्तेमाल करके इटली के विभिन्न राज्यों को एक साथ लाने में मदद करता है। मतलब जब काबूल सार्डिया पिरवाउन के राजा बनता है तो फ्रांस का समर्थन पाता है। उसी बीच में 1853 में एक युद्ध हो जाता है, समझ जाइए। 1853 में एक युद्ध होता है। उस 53 में क्या करता है? उस युद्ध में क्या करता है? काउंट काबूल ने बिना बुलाए फ्रांस को साथ दे देता है, बिना बुलाए फ्रांस को साथ देता है, और उसी के बदला में फ्रांस ने काउंट काबूल को साथ देता है और ऑस्ट्रिया को मुक्त करा लेता है अपने इटली के क्षेत्रों पर से। विक्टर इमैनुएल की बात कर रहा है तो विक्टर इमैनुएल सार्डिया पिरवाउन के राजा थे। प्रधानमंत्री कौन थे? काउंट काबूल। राजा कौन थे? विक्टर इमैनुएल थे। बाद में एकीकृत इटली के पहले राजा बने थे। बाद उन्होंने काबूल की रणनीतियों का समर्थन किया और इटली के आक्रमण के लिए सैन्य बल का उपयोग करने के लिए तैयार किया। विक्टर इमैनुएल द्वितीय ने गैरीबाल्डी जैसे नेताओं को भी समर्थन दिया जिन्होंने दक्षिण इटली को एकीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, समझ आए। और दोनों मिलकर 1871 में जर्मनी इटली का एकीकरण पूरा कर देता है।
तो क्वेश्चन पूछेगा कि इटली का एग्राम पूरा कब करता है? 1871 में पूरा कर देता। आगे अगर देखा जाए तो इटली के एकर में काबूल गैरीबाल्डी का योगदान अगर देखा जाए तो पहला है काउंट काबूल के राजनीतिक रणनीति। काबूल साडिया पिरमाउन के प्रधानमंत्री, इन्होंने इटली के एकीकरण के लिए रणनीति और कूटनीति अपनाता है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, यह फ्रांस के साथ हाथ बढ़ाता है ताकि फ्रांस इसको साथ दे सके। उन्होंने फ्रांस के अन्य यूरोपीय शक्तियों के साथ गठबंधन करके ऑस्ट्रिया को हराया। उन्होंने इटली के एकीकरण के बाधा डाल दी थी। इसके बाद अगर देखा जाए कुशल रणनीतिकार, काबूल एक चतुर रणनीतिज्ञ थे। उन्होंने समझदारी से कूटनीतिज्ञ इस्तेमाल करके इटली के विभिन्न राज्यों को एक साथ लाने में मदद करता। उसी प्रकार विक्टर इमैनुअल की अगर बात किया जाए तो विक्टर इमैनुअल कहता है कि वो फ्रांस के राजा थे, साडिया पिरमाउन के राजा थे। वो साडिया पिरमाउन के राजा थे, बाद में एकीकृत इटली को अपने क्षेत्र में मिलाने का प्रयास करता है। काबूल का समर्थन करता है, गैरीबाल्डी का समर्थन करता है। समझ आइए, राष्ट्रीय प्रतीक, विक्टर इमैनुअल ने गैरीबाल्डी जैसे नेताओं का समर्थन दिया जिन्होंने दक्षिणी इटली को एकीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और एकीकृत करने में प्रतीक बना। और उस प्रकार 1871 में समझ जाइए, 1871 में काउंट काबूल और विक्टर इमैनुअल मिलकर ने समझ जाइए इटली का एकीकरण पूरा कर देता। आगे अगर देखा जाए तो इटली का एकीकरण 19वीं शताब्दी में हुआ और कई चरण में हुआ। समझे, 1861 में अगर देखा जाए विक्टर इमैनुअल द्वितीय को इटली का राजा घोषित किया, जिन्होंने अधिकांश इतालवी राज्यों को एकीकरण हो गया। 1866 की बात किया जाए तो ऑस्ट्रिया और प्रूसिया युद्ध के बाद वेनेशिया को इटली में शामिल कर लिया। मतलब ऑस्ट्रिया और प्रूसिया को युद्ध के बाद वेनेशिया को अपने इटली में क्षेत्र में क्या कर लेता है? शामिल कर लेता है। 1870 में रोम पर कब्जा किया। मतलब इटली की जो राजधानी था रोम, उस पर भी ऑस्ट्रिया की अधिकार था। और जब 1870 आता है तो उस समय क्या करता है? साडिया वहां के कौन? विक्टर इमैनुअल ने रोम पे कब्जा कर लेता है और इटली की राजधानी बना देता है। समझ आइए, तो क्वेश्चन पूछेगा इटली की राजधानी कौन था? तो रोम है भैया। और इस प्रकार 1871 तक इटली का एकीकरण पूरा हो गया था और एक लंबी और जटिल प्रक्रिया थी जिन्होंने समझ जाइए कई युद्ध और राजनीतिक समझौते शामिल थे एकीकरण करने का। तो 1871 में क्वेश्चन पूछेगा कि इटली का एकीकरण कब हुआ? 1871 में। कितने चरण में होता है? 3 चरणों में होता है। पहला चरण मेजनी, दूसरा चरण काउंट काबूल, तीसरा चरण गैरीबाल्डी। समझ जाइए, दूसरा चरण गैरीबाल्डी, तीसरा चरण काउंट काबूल और विक्टर इमैनुअल के समर्थन से होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह क्लास समझ में आया होगा। तो मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समझ जाइए, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।